friends, we are again back with a new topic on the law of torts, that is discharge of torts. The term discharge of torts refers to the termination or resolution of a tortious claim or legal action. It signifies that the legal liability associated with a tort has been extinguished or ended. इट मीन्स डिस्चार्ज ऑफ टॉर्ट का मतलब होता है कि कभी भी कोई व्यक्ति अगर आपके खिलाफ टॉर्शियस क्लेम करता है या कोई लीगल एक्शन लेता है तो ऐसे कंडीशन में कुछ ऐसे कंडीशंस होती हैं, ऐसी कोई सिचुएशंस होती हैं जिनमें आप अपने उस टॉर्शियस क्लेम के खिलाफ प्लीड करके डिस्चार्ज ऑफ टॉर्ट्स पा सकते हैं, यानी कि उस टॉर्ट से मुक्त हो सकते हैं. When a tort is discharged, the party who committed the wrongful act is no longer held legally responsible for their actions, and the injured party loses the right to seek further remedies or damage for the tort. कहने का मतलब ये है कि अगर एक बार टॉर्ट से आप डिस्चार्ज हो जाते हैं तो जो पार्टी, जिस भी पार्टी ने आपके ऊपर इल्जाम लगाया है ऐसा टॉर्शियस एक्ट करने का या ऐसा कोई भी टॉर्ट कमिट करने का, वो पार्टी अब आपसे किसी भी प्रकार के रेमेडी या डैमेज रिकवर करने के लिए उसका अधिकार खो देती है और आप पूरी तरीके से उस एक्शन से, उस रॉन्गफुल एक्ट के इल्जाम से बरी हो जाते हैं और आपको किसी प्रकार का भी डैमेज या रेमेडी सामने वाले व्यक्ति को देनी नहीं पड़ती है. तो अब हम यहाँ पर जिक्र करेंगे 7 अलग अलग प्रकार के मोड की जिसके जरिए आप प्लीड करके अपने टॉर्शियस लायबिलिटी से डिस्चार्ज पा सकते हैं. तो सबसे पहली जो मोड है वो कहलाती है डेथ ऑफ द पार्टीज. अब डेथ ऑफ द पार्टीज का अर्थ यहाँ पर है किसी भी पक्षकार की मृत्यु होना. इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक मैक्सिम यूज होता है जिसको हम कहते हैं एक्टियो पर्सनलिस मॉरिट्यूर कम पर्सोना. इसका मतलब होता है कि इफ अ पर्सन डाइज हिज पर्सनल राइट ऑफ एक्शन डाइज विथ हिम. अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके पर्सनल राइट यानी उसके वैयक्तिक अधिकार उसके साथ ही मर जाते हैं. इस बात को ध्यान में रखना है हमें. और एक्टिव पर्सनलिस मॉरिट्यूर कम पर्सोना is an important maxim. It means if the person who commits a tort or the person against whom the tort is committed dies, the personal right or the right to receive the damages or the right of action dies with the person. मतलब कहने का ये है कि अगर कोई व्यक्ति, जो व्यक्ति टॉर्ट कमिट किया है वो या जिसके अगेंस्ट टॉर्ट कमिट किया गया है वो, अगर दोनों में से कोई भी मर जाता है तो उनके अधिकार, अगर करने वाला मरता है तो उसके खिलाफ डैमेज के लिए क्लेम नहीं लाया जा सकता और अगर जिसके खिलाफ हुआ है वह मर जाता है तो वो डैमेजेस का क्लेम उसके बिहाफ में भी कोई नहीं ला सकता. ये माना जाता है कि उसके वैयक्तिक अधिकार उसकी मृत्यु के साथ ही चले गए. एक इलस्ट्रेशन के माध्यम से हम इसे समझते हैं, बहुत आसान होगा. जैसे कि इफ ए फाइल्स अ केस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ टॉर्ट डन बाय बी. ए ने बी के अगेंस्ट एक केस फाइल किया टॉर्ट कमिट करने के संबंध में. इफ ए डाइज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल एंड द केस इज स्टिल पेंडिंग बिफोर द कोर्ट. और उसी दौरान ए जिसने केस फाइल किया है वो मर जाता है अगर ट्रायल के दौरान और केस अभी भी कोर्ट में पेंडिंग है, तो यहाँ पर ए की मृत्यु के कारण वो टॉर्ट से डिस्चार्ज हो जाएगा. बी जो है वो टॉर्ट से डिस्चार्ज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ए की मौत के साथ ही ए के राइट ऑफ एक्शन भी अपने आप ही चला गया. तो ये डेथ ऑफ द पार्टीज वाला पॉइंट हो गया. एंड द सेकेंड वन इज बाय वेवर. वेवर का अर्थ होता है किसी चीज को त्याग देना या फिर किसी चीज को यह कह देना कि मैं इस चीज पर कोई एक्शन नहीं लूंगा, ये मैं आपको एश्योर करता हूं. इस तरीके की चीज को हम वेवर कहते हैं. बेसिकली इसका मतलब त्याग देना होता है. तो सेकंड मेथड डिस्चार्ज करने का वेवर होता है. द कॉन्सेप्ट ऑफ वेवर इज व्हेन अ पर्सन हैज मोर देन वन रेमेडी अवेलेबल टू हिम. यानी अगर किसी भी व्यक्ति के पास 2 या 2 से ज्यादा अगर उसके पास रेमेडी अवेलेबल है और वो किसी दूसरी रेमेडी को अवेल कर लेता है और दूसरी रेमेडी को त्याग देता है. यानी अगर उसके पास ए और बी नाम की 2 रेमेडी है, वो ए रेमेडी को ऑप्ट कर लेता है और बी रेमेडी को वो जाने देता है यानी त्याग देता है, वेव कर देता है. तो ऐसे कंडीशन में फिर वो अपनी बी रेमेडी को वापस से क्लेम नहीं कर सकता है. तो वो कहने का यहाँ पर यह मतलब है कि वो दोनों ही रेमेडी एक साथ नहीं पा सकता. ये चीज को हमको ध्यान रखना है. वेवर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड यानी कि मौखिक भी हो सकता है, यानी कि विवक्षित भी हो सकता है और साथ में एक्सप्रेसली भी बताया जा सकता है कि हम इस तरीके का वेव कर रहे हैं, या फिर आप अपने कार्यों के माध्यम से भी बता सकते हैं. यानी आप अगर कुछ ऐसा कार्य कर देते हैं जिससे ये नजर आता है कि आपने स्वतः ही अपने उस रेमेडी को त्याग दिया, तो वो भी एक इम्प्लाइड वेवर की तरह माना जाएगा. एक इलस्ट्रेशन इसका भी देखते हैं. इसमें यह है कि अगर ए ने बी के अगेंस्ट एक केस फाइल किया ये कहकर कि बी ने उसके अगेंस्ट एक टॉर्ट किया है,
अब ए की राइट है कि वो एक से ज्यादा रेमेडी उसके लिए ले सकता है। तो अगर वो किसी एक रेमेडी को चुन लेता है तो टॉट साफ साफ ये कहता है कि भाई आप दूसरी रेमेडी को नहीं चुन सकते, यानी दोनों रेमेडी अगर आप साथ में लेना चाहें तो आप नहीं ले सकते। यानी अगर उसके पास ये ऑप्शन था कि वो टॉट में भी क्लेम ला सकता है और वो कॉन्ट्रैक्ट में भी ला सकता है, बट उसने टॉट में चुना तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्लेम नहीं कर सकता, और अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट में चुन लिया तो वो टॉट क्लेम नहीं करेगा। इस तरीके की चीजें यहाँ पर अप्लाई होती हैं। अब हम थर्ड मेजर पॉइंट को देखते हैं। थर्ड मेजर पॉइंट आपको बताता है अकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन। अब अकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन क्या है इसके बारे में हम जिक्र करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ अकॉर्ड मीन्स व्हेन द पार्टीज ऑफ द टॉट, that is the person who commits the tort and the person against whom the tort has been committed, comes to an agreement and settle the dispute। यानी अगर अकॉर्ड का मतलब ये होता है कि अगर दो पार्टीज हैं जिन्होंने कंप्लेंट की है वो भी और जिसके खिलाफ कंप्लेंट हुई है वो, ये दोनों पार्टीज अगर आपस में एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हम आपस में विवाद का निपटारा यानी इसे सेटलमेंट इसका कर लेते हैं, तो ऐसे एग्रीमेंट को हम अकॉर्ड कहते हैं। ऐसे अकॉर्ड को कर लिए जाने के बाद टॉट के एक्शन से सामने वाला व्यक्ति ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाता है। जनरल टर्म में समझे तो अकॉर्ड मींस सेटलिंग द इश्यू बाय एक्सेप्टिंग सम कंसिडरेशन इन ल्यू ऑफ द राइट ऑफ एक्शन। यानी अगर जनरल टर्म की बात करें तो अकॉर्ड का मतलब ये होता है कि आप कंसिडरेशन यानी किसी प्रकार का प्रतिफल प्राप्त करके सामने वाले व्यक्ति के खिलाफ लीगल एक्शन लाने से अपने आप को रोक रहे हैं, या फिर अपने आप ये कह रहे हैं कि हम आपके ऊपर लीगल एक्शन नहीं लाएंगे, उसके एवज में आप कुछ कंसिडरेशन या किसी प्रकार का प्रतिफल प्राप्त कर रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में ऑटोमेटिकली सामने वाला व्यक्ति अपने टॉर्शियस लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगा या फिर एक्शन से डिस्चार्ज हो जाएगा। अब सेटिस्फेक्शन का भी अर्थ देख लेते हैं। तो सेटिस्फेक्शन का मतलब होता है एक्चुअल पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन एग्रीड बाय बोथ द पर्सन हु कमिट्स अ टॉर्ट एंड द वन अगेंस्ट हुम द टॉर्ट इज कमिटेड। सेटिस्फेक्शन का अर्थ वही होता है कि जिस प्रकार से अकॉर्ड में एक एग्रीमेंट किया गया था कि हम आपके ऊपर लीगल एक्शन नहीं लाएंगे, उसके एवज में हम कुछ कंसिडरेशन ले लेंगे, उसी तरीके से सेटिस्फेक्शन का मतलब अकॉर्ड के आगे की प्रोसेस होता है। यहां पर अब एक्चुअल पेमेंट उस कंसिडरेशन का हो गया जिसके लिए अकॉर्ड में एग्रीमेंट किया गया था, उन दोनों पार्टीज के बीच में एक्चुअल पेमेंट हो गया। तो जब बोथ अकॉर्ड और सेटिस्फेक्शन एक बार कंप्लीट हो जाता है तो अपने आप में ही ये एक डिस्चार्ज ऑफ टॉर्ट की तरह वर्क करता है, और अब कोर्ट ऑफ लॉ में किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट आप प्रोसीड नहीं करवा सकते। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। बट इसमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन इज द कंसेंट ऑफ द पार्टी शुड बी फ्री एंड नॉट फ्रॉम फ्रॉड, कोर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस। यानी यहां पर कंसेंट पार्टी की फ्री होनी चाहिए और किसी भी प्रकार के फ्रॉड यानी कपट, कोर्जन या फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस यानी असम्यक असर के द्वारा नहीं ली गई होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। द फोर्थ पॉइंट इज रिलीज। Release means giving up the right to the action. Giving up the right to the action. It means like you are giving up your right that something is going to be happened against you. Like for example, a release means giving up the right to an action. मतलब ये कहना चाह रहा है कि आप अपने एक्शन लेने के राइट को स्वयं ही त्याग दे रहे हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि मैं अपना एक्शन लेने का राइट त्याग रहा हूं, मुझे एक्शन नहीं लेना है, मतलब आप सामने वाले व्यक्ति को रिलीज कर रहे हैं। इट मींस व्हेन अ पर्सन बाय हिज ओन चॉइस डिस्चार्ज द टॉर्ट। इसका मतलब ये कहलाता है कि आप अपने ही चॉइस से, अपने ही मर्जी से सामने वाले व्यक्ति को टॉर्ट से डिस्चार्ज कर रहे हैं, और ये राइट सिर्फ वहां प्रोवाइड होगा, उस पर्सन को प्रोवाइड होगा जिसके अगेंस्ट रॉन्ग कमिट हुआ है। यानी मैंने अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ रॉन्ग कमिट किया है तो सामने वाले व्यक्ति के पास जिसके अगेंस्ट वो रॉन्ग कमिट हुआ है उसके पास रिलीज करने का राइट होगा। वो अगर चाहे तो मुझे रिलीज कर दे मेरे टॉर्ट की लायबिलिटीज से, और या तो अगर वो न चाहे तो न भी करे। तो इसका इलस्ट्रेशन हम समझते हैं, इसमें दो सिचुएशंस को हम डील करेंगे। सबसे पहली सिचुएशन है A is the person against whom B does any act of tort, and if A by his free consent want to release B from the liability, he can do so। यानी जो एग्जांपल मैंने आपको सिंपली अपने और आपके द्वारा दिया था उसे हम समझेंगे। मैंने आपके खिलाफ किसी प्रकार का टॉर्ट कमिट किया है तो आपके पास ये राइट है कि आप अगर चाहें तो मुझे उस टॉर्ट के लिए रिलीज कर सकते हैं। तो अगर आप मुझे रिलीज कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली मैं अपने टॉर्शियस लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाऊंगा। सेकेंड सिचुएशन देखते हैं। A is a person against whom B and C both commit an act of tort, and A by his choice releases B from the liability. This doesn't mean that C is also released from his liability. इस चीज को बहुत ध्यान से समझेंगे। अगर मैं आपके खिलाफ कोई टॉर्ट करूं, मैं और साथ में मेरा एक फ्रेंड ए नाम का, मैं और ए नाम के मेरे फ्रेंड के द्वारा अगर आपके अगेंस्ट कोई टॉर्ट होता है और आप मुझे मेरे दायित्व से फ्री कर देते हैं, आप ये कहते हैं कि मैं आदर्श को रिलीज कर देता हूं, बट आपने ए को रिलीज नहीं किया,
तो ऐसे कंडीशन में यहां पर अपने टॉर्शियस लायबिलिटी से केवल आदर्श यानी मैं डिस्चार्ज होऊंगा, ना कि सामने वाला मेरा फ्रेंड, क्योंकि आपने उसे डिस्चार्ज नहीं किया है। तो ये एक सेकंड सिचुएशन है जो कि वर्क करती है। यहां पर भी बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन फ्री कंसेंट होती है। अगर आपने किसी व्यक्ति को दबाव में डालकर उससे रिलीज करने की बात कहलवाई है या फिर उससे रिलीज करवाया है अपने आप को, तो ऐसे कंडीशन में आपका वो रिलीज डिस्चार्ज नहीं कहलाएगा डॉट का। इस चीज को ध्यान रखेंगे। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज जजमेंट। इन दिस मेथड द डिस्चार्ज ऑफ टॉट हैपेंस बाय द जजमेंट गिवन बाय द कोर्ट। यहां पर कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट दी जाएगी जिसके जरिए आपको टॉर्शियस लायबिलिटी से डिस्चार्ज यानी टॉट से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। इफ once the court gives judgment on the matter, the tort gets discharged. No appeal for the same act of tort can be claimed for the same remedy in the court of law. अगर एक बार कोर्ट ने जजमेंट दे दिया जिसके तहत आपके टॉर्ट से आप डिस्चार्ज हो गए, तो उसी सेम टॉर्ट के लिए आप कोर्ट में वापस जाकर अपील या फिर सेम रेमेडी की मांग नहीं कर सकते हैं। ये रेस जुडिकाटा का मैक्सिम भी है कि अगर एक बार कोई चीज डिसाइड हो गई है एक बार, तो उसे आप दोबारा कोर्ट में नहीं ले जा सकते हैं। अगर आप क्राइम की बात करें, लॉ ऑफ क्राइम की, क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस की, तो उसमें इसे डबल जियोपार्डी यानी दोहरा दंड का सिद्धांत कहा जाता है। और अगर हम सिविल की बात करें तो सिविल प्रोसीजर कोड के सेक्शन नंबर 11 में इसे बताया गया है, जो कि रेस जुडिकाटा के नाम से जाना जाता है, पूर्व न्याय का सिद्धांत। अब इसके इलस्ट्रेशन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगर ए को किसी प्रकार की रेमेडी बी के खिलाफ मिल जाती है इस केस पर कि बी ने किसी प्रकार का एक्सीडेंट किया हुआ था कोर्ट के जजमेंट के पहले, ठीक, कोर्ट के जजमेंट के पहले बी ने किसी प्रकार का एक्सीडेंट किया हुआ था और कोर्ट ने जजमेंट के द्वारा ए को एक रेमेडी प्रोवाइड कर दी बी के अगेंस्ट। बाद में यह पाया गया, लेटर ही फाउंड दैट ही नीड्स टू गो थ्रू अ फर्दर ऑपरेशन। बाद में उसको ये पता चलता है ए को कि मुझे अब फर्दर ऑपरेशन यानी कि आगे और एक ऑपरेशन करवाना होगा। जो एक्सीडेंट के द्वारा मुझे चोट लगी थी उसमें जो पहले इलाज मैं करवाया था वो तो ठीक है, बट अब मुझे एक नए ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ गई है। जजमेंट के बाद उसे ये पता चलता है, तो अब वो दोबारा उसी केस के लिए, उसी टॉट के लिए कोर्ट में जाकर दोबारा से रेमेडी की मांग नहीं कर सकता है। इस चीज पर रोक लगी हुई है, याद रखिएगा। इससे क्या हो जाएगा, जजमेंट अगर कोर्ट ऑफ लॉ ने एक बार दे दिया है तो आप ऑटोमेटिकली अपने टॉर्शियस लायबिलिटी से जो व्यक्ति कमिट किया था वो डिस्चार्ज हो जाएगा। अब बाद में आप दोबारा उसी केस को लेकर दोबारा से रिलीफ मांगते हैं तो कोर्ट उसके लिए आपको ये अलाउ नहीं करेगा। अब 6th पॉइंट में हम आते हैं एक्विएसेंस। एक्विएसेंस का मतलब होता है किसी चीज को स्वीकार लेना। इस मेथड में द टॉर्ट गेट्स डिस्चार्ज्ड बिकॉज ऑफ द इनकैपेसिटी ऑफ द प्लेंटिफ हिमसेल्फ। प्लेंटिफ की अपने आप में ही इनकैपेसिटी है, यानी कहने का यह है कि प्लेंटिफ अपने आप में ही इनकेपेबल है, यानी कि वो कुछ ऐसा कार्य कर चुका है या फिर उसके द्वारा कोई ऐसी एक्ट हो चुके हैं या फिर किसी अन्य प्रकार की इनकैपेसिटी उसके पास है जिसके चलते वो या तो वो कोर्ट में ना गया हो, या तो उसने कोर्ट फीस ना पटाई हो, या फिर वो किसी भी प्रकार से केस ना लाना चाह रहा हो या ना ला पा रहा हो। तो ऐसे कंडीशन में भी ये माना जाता है कि सामने वाली पार्टी अपने टॉर्ट से डिस्चार्ज हो गई है। ये मानकर चला जाता है कि प्लेंटिफ ने अपनी राइट को वेव कर दिया, अपनी लायबिलिटी, अपनी राइट को उसने वेव कर दिया। वेव इन द सेंस त्याग दिया। इसलिए त्याग दिया क्योंकि वो केस नहीं लाया है या फिर नहीं ला पा रहा है, चाहे वो पैसे की कमी से हो, कोर्ट फीस ना पे कर पाने के कारण, या तो उसके पास कोर्ट जाने का टाइम ना हो उसके कारण, वो मैटर नहीं करता। बट ऐसे कंडीशन में उसको डिस्चार्ज मान लिया जाएगा। इलस्ट्रेशन की बात करें तो अगर ए एंटाइटल्ड है कि वो एनफोर्स कर सकता है अपना राइट ए बी के अगेंस्ट, और ए अगर नेग्लेक्ट करता है अपने राइट को एनफोर्स करने के लिए, बहुत समय तक वो अगर नहीं करता है ऐसे राइट को एनफोर्स, तो ऑटोमेटिकली ये माना जाएगा कि बी अपने लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो गया, यानी कि ए उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ला रहा है। इसका मतलब बी ऐसा कोई भी लायबिलिटी उसके ऊपर अब निर्धारित नहीं की जाएगी। अब एक लास्ट पॉइंट पे हम आ जाते हैं, वो कहता है लॉ ऑफ लिमिटेशन यानी परिसीमा काल। इसका अर्थ यह है कि अंडर दिस मेथड द टॉर्ट गेट्स डिसमिस्ड ड्यू टू द लिमिटेशन। यहाँ पर एक लिमिटेशन पीरियड आपको हर केस को दाखिल करने का दिया हुआ होता है। अगर आप लिमिटेशन पीरियड के दौरान अपने केस को या फिर अपने राइट ऑफ एक्शन को यूज नहीं करते, इस्तेमाल नहीं करते, तो ऐसे कंडीशन में आपकी राइट अपने आप खत्म हो जाती है। यहाँ पर एक लॉ का बहुत फेमस सिद्धांत वर्क करता है, विजिलेंटिबस नॉन डॉर्मिएंटिबस जूरा। इसका मतलब यह है कि जो अपने अधिकारों को लेकर विजिलेंट नहीं है, कोर्ट उसे कभी भी रिलीफ या फिर रेमेडी प्रोवाइड नहीं करती है। लाइक इन द केस ऑफ फॉल्स इम्प्रिजनमेंट और लिबेल, द लिमिट इज टू फाइल अ केस इन 1 ईयर। यानी अगर फॉल्स इम्प्रिजनमेंट या लिबेल की बात करें तो ऐसे कंडीशन में लिमिट 1 ईयर की दी गई है केस फाइल करने की, और
साथ ही साथ में अगर हम बात करें इमूवेबल प्रॉपर्टी में ट्रेसपास वगैरह की, तो 3 साल तक की लिमिट दी हुई है। तो कहने का यह मतलब है, इस एग्जांपल से हम यह समझ सकते हैं कि दी गई है 1 साल या 3 साल की लिमिटेशन, उसी तरीके से अन्य केसेस में अलग अलग प्रकार के लिमिटेशन पीरियड प्रोवाइड होते हैं। अगर आप उन लिमिटेशन पीरियड के भीतर अपना केस नहीं फाइल करते हैं तो आपको फिर बाद में वह केस फाइल किए जाने के लिए कोर्ट अनुमति नहीं प्रदान करेगी। इसका एक इलस्ट्रेशन हम समझ लेते हैं। अगर एक टॉर्ट ऑफ ट्रेसपास, किसी की प्रॉपर्टी में अगर एक टॉर्ट ऑफ ट्रेसपास कमिट हुआ है बी के द्वारा, यानी कहने का यह है कि अगर ए की प्रॉपर्टी है और बी ने उसकी प्रॉपर्टी में ट्रेसपास कर दिया, ट्रेसपास मतलब अतिचार कर दिया, उसके प्रॉपर्टी में उसकी सहमति के बिना एंटर कर गया, तो अगर ए 3 साल के भीतर कोर्ट ऑफ लॉ में इसके विरुद्ध केस नहीं लाता है, क्योंकि ट्रेसपास के लिए 3 साल तक के परिसीमा काल यानी लिमिटेशन पीरियड का प्रावधान है, तो अगर ए 3 साल तक के इसके खिलाफ कोई एक्शन कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं लेता है तो यह माना जाएगा कि उसने अपने लिमिटेशन पीरियड के भीतर उस केस को नहीं लाया और उसने अपने अधिकारों को अपने आप ही स्वतः जाने दिया, यानी त्याग दिया। तो ये 7 पॉइंट्स डिस्चार्ज ऑफ टॉर्ट के संबंध में हमें बताते हैं। आशा है आप सभी को आज की वीडियो पसंद आई होगी, और इस वीडियो से संबंधित अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन पर पूछ सकते हैं। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।